गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है, चलो, चलिए, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। आज समीर जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। 3 दिन की डेमो क्लास कंप्लीट हो गई है। जो जज की तैयारी हम कर रहे हैं, नई शुरुआत सत्यादि शर्मा क्लासेस पे, उसकी 3 दिन की डेमो क्लास कंप्लीट हो गई है। जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही फैसिलिटी अवेलेबल हैं। जहां भी आप चाहें, जो भी आप चाहें। राम राम, विकास जी नमस्कार, लक्ष्मी जी नमस्कार, पूनम जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करिए। आज मे बी ये यूट्यूब पे लास्ट क्लास रहे। ठीक है, बीच बीच में कुछ टॉपिक हम लाते रहेंगे यूट्यूब पे, लेकिन ये रेगुलर क्लास जो शायद आज रहेगी लास्ट यूट्यूब पे, इसके बाद आपको ये क्लास एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। और एप्लीकेशन पे क्लास लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको कोर्स बाय करना पड़ेगा, बहुत ही मिनिमल उसके चार्जेस रखे गए हैं, तो आप उसको परचेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप रेगुलर ये क्लास ले पाएंगे, देख पाएंगे। और ऑफलाइन क्लास की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास हमारी ऑलरेडी चल रही है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सत्यादि शर्मा क्लासेस। विकास जी गुड मॉर्निंग, राम राम। चलिए, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, आज से देखिए, अभी तो मैं आपको जो पढ़ा रहा था, अभी तक क्या था कि एक तरीके से मैं कहता हूँ आपको एक ओवरऑल फाउंडेशन बनाने की मैंने कोशिश की थी कि क्या मेरा तरीका पढ़ाने का रहेगा। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हम कवर अप करेंगे, वो सब चीज़ें, सिलेबस विलेबस सब बता दिया मैंने इसमें, है ना। गुड मॉर्निंग अर्जुन जी। ठीक है, सब चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं। तो अब एक जो 12 सब्जेक्ट है हमारे सिविल जज के, उसमें से आप जानते ही होंगे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। ठीक है, इंटरनेट पे पूरा सिलेबस मिल जाएगा। 12 सब्जेक्ट हैं आपके। तो उन 12 सब्जेक्ट में से 2 लोकल हैं, ये आप लोग जानते होंगे। एक है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम। और दूसरा है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959। ठीक है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 है एक एक्ट, और दूसरा है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। ठीक है, ये ऐसे एक्ट हैं जो कि सिर्फ एमपी में एप्लीकेबल होते हैं। ये चीजें आप जानते होंगे, बता देता हूं फिर भी। कुछ लॉ देखिए 2 टाइप के होते हैं, लॉ वैसे कई टाइप के होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर यहां अगर मैं बात करूंगा तो सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? मैक्सिमम 1 ईयर। अवधेश जी, मैक्सिमम 1 ईयर का पीरियड है, टाइम है, 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेबली उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 1 ईयर में तो हो ही जाएगा। ठीक है अवधेश जी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, कुछ लोकल्स होते हैं, कुछ ऐसे, देखिए कुछ एक्ट ऐसे होते हैं, कानून जो संसद बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, जो पूरे भारत में, पूरे देश में लागू होते हैं। और राज्य सरकारों को भी अपने अपने कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो हर स्टेट अपने हिसाब से कुछ लोकल कानून भी बनाता है, कुछ अपने लोकल कानून बनाता है। तो ऐसे ही हमारे एमपी के 2 लोकल ऐसे कानून तो कई सारे हैं, लेकिन सिविल जज के सिलेबस में जो रखे गए हैं वो 2 हैं, एमपी एकोमोडेशन, ठीक है, और दूसरा एमपी एलआरसी। ठीक है, तो आज उन दोनों में से पहला सब्जेक्ट की जो शुरुआत हम यहाँ से रेगुलर क्लास की करते हैं, वो हम करते हैं। सर जी, मैंने रजिस्ट्रेशन एडीपीओ के लिए किया है। एडीपीओ के लिए आपने अभी क्यों किया है? आपको सिविल जज के लिए करना चाहिए, है ना। एडीपीओ का बैच तो स्टार्ट होगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है, चल जाएगा, वो मैंने हो जाएगा। बाकी अगर आपने कर लिया है तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर है वहां बात कर लीजिए, हो जाएगा, है ना। उससे वो आपका इसमें एडजस्ट हो जाएगा, आप बात कर लेना। ठीक है, जो नंबर दिया है वहां दे। गुड मॉर्निंग भगवान जी, वेरी गुड। चलिए, तो मैं क्या बात कर रहा था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। आज मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। आज से रेगुलर क्लास इसी की चलेगी, जो आपको ऑनलाइन आपका जो है हमारी ऐप है उस पर मिल जाएगी। और अगर ऑफलाइन की बात करो तो ऑफलाइन में, क्योंकि क्लास हमारी पहले स्टार्ट हुई थी, तो ऑफलाइन में एमपी एकोमोडेशन कंप्लीट हो चुका है। अब कल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आप कल से आ सकते हैं। आपने एड्रेस देखा ही होगा, नहीं है तो एड्रेस आप देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। सत्यादि शर्मा क्लास है, नौलखा इंदौर पे है। ठीक है, और ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन में आज से हमारी जो ऐप है उस पर ये सब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, तो मीडियम का इशू नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा मीडियम का इशू आपको नहीं करेगा। दोनों ही चीज़ों में आपको ये मान के चलिए कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए आप देख पा रहे हो कि मैंने डायरेक्ट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही स्कैन करवाया है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, दोनों ही लैंग्वेज में इशू नहीं आएगा। चलिए, लेट्स मूव अहेड। तो
तो सबसे पहले मैं आपको इस एक्ट की जानकारी देना चाहता हूं कि भाई ये एक्ट जो है क्यों क्यों बनाया गया ये एक्ट, इस एक्ट की आवश्यकता क्या थी, ये मैं बता देता हूं आपको। ये एक्ट किन चीजों पे लागू होता है वो बता देता हूं। तो ये जो एक्ट बनाया गया, आपने देखा होगा, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बाहर रह रहे होंगे, है ना, जो अपने घर से बाहर रहते हैं। तो जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें वहां पर रहने के लिए घर की आवश्यकता पड़ती है, तो हम किराए से मकान लेते हैं। तो क्या होता है, मकान मालिक और किराएदार के बीच में, मकान मालिक और किराएदार के बीच में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो विवाद आते हैं, जो डिस्प्यूट आते हैं, उसको जो ट्रीट करता है, उसके लिए उसको उस पर जो गवर्न करता है वो ये लॉ है ना। कोई भी विवाद मकान मालिक या किराएदार के बीच में अगर होता है तो उसके लिए जो कानून बनाया गया है मध्य प्रदेश में, हर स्टेट का अपना अपना है, छत्तीसगढ़ का अलग है, यूपी का अलग है, राजस्थान का, हम एमपी की बात कर रहे हैं। तो एमपी के लिए जो कानून जो बनाया गया है वो ये है। इसमें क्या होता है कि भाई मकान मालिक चाहता है, अपने घर को खाली करवाना चाहता है, किराएदार ने खाली करने से मना कर दिया, तो भाई उसके लिए क्या रेमेडी है, कैसे खाली करवा सकता है, तो वो आपको ग्राउंड इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर लैंडलॉर्ड कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि कहीं ना कहीं उसके कॉन्ट्रेरी जा रहे हैं, किसके राइट्स के, जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसके अधिकारों के विपरीत अगर कोई काम भूस्वामी कर रहा है, जिसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं, मकान मालिक सरल भाषा में बोलते हैं, तो उसके लिए भी ये जो अपना एक्ट है, ये इससे वो चीजें गवर्न होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो एक्ट किसके लिए है, मकान मालिक और किराएदारों के बीच में जो विवाद उत्पन्न होता है, किराए से रिलेटेड है, मकान खाली करवाने से रिलेटेड है, उसके रिगार्डिंग ये लॉ एमपी में बनाया गया है, ठीक है। ओम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, महादेव जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे पहले इंडेक्स है। किसी भी एक्ट में जब भी आप जाते हैं तो एक इंडेक्स रहता है कि भाई कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, सिविल जज के एग्जाम के लिए या एडी पे कोई भी एग्जाम है, तो आपको ये जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। वही सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है, चैप्टर 2 में क्या है। इंडेक्स भी दो तरीके से याद किया जाता है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। सबसे पहले आपको ऐसे याद करना है कि भाई चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 1 का नाम क्या है, दूसरा चैप्टर 2 में क्या है। और एक क्वेश्चन वैसे बेसिकली नहीं पूछे, लेकिन पूछा जा सकता है कि चैप्टर 2 जो है कहां से कहां तक जाता है, कैसे चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 कहां से कहां तक जाता है, ये इस बारे में भी प्रोविजन आप जो कैसे कहां से पूछने का, वही सेक्शन 4 से लेके आपका ये आपका जा रहा है 11 तक, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इंडेक्स से तो आता ही है, जैसे स्टैंडर्ड रेंट कहां डिफाइन है, सेक्शन 7 में। हिंदी में बोलते हैं मानक भाड़ा, कहां परिभाषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 7 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपको इंडेक्स तैयार करना है, ये आपको ही करना है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, अंदर एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर करूंगा, लेकिन ये आपको इंडेक्स तैयार कर लेना है, ठीक है। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूं इंडेक्स से। ठीक है, ये देखिए दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप क्या, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है वो आता है एक्ट नंबर। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, एक्ट नंबर कौन सा है, तो ये है 41 ऑफ 1961। इसका मतलब ये होता है कि 1961 में, 1961 में जितने लॉ बनाए गए थे उस एमपी में, उसमें 41वें नंबर का ये एक्ट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि भाई एक्ट नंबर कौन सा है, तो एक्ट नंबर आपका 41 है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनता है, received the assent of the president on the 25th December 1961. Assent first published in the Madhya Pradesh on the 30 दिसंबर 1961, ठीक है। तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, केम इंडिया नीचे लिखा रहता है, केम इनटू फोर्स 30 दिसंबर 1961, ठीक है। दो डेट होती हैं किसी भी एक्ट में, एक होती है इनेक्टमेंट डेट, एक होती है इन्फोर्समेंट डेट, ठीक है। अधिनियमित होने की तारीख, जिस दिन एसेंट मिल गई, वो होती है 25 दिसंबर इसकी हो गई, ठीक है। और जिस दिन लागू हो गया, जिस दिन लागू करवा दिया गया, वो होती है इन्फोर्समेंट डेट, वो कौन सी है, 30 दिसंबर 1961। तो वो इनेक्टमेंट तो नहीं पूछी जाती, ये वाली डेट पूछी जाती है, ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। 30 दिसंबर 1961 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम किस दिन लागू हुआ, तो उसकी डेट है 30 दिसंबर 1961, क्लियर, 30 दिसंबर 1961,
ठीक है, ये अभी यहां भी आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले सेक्शन में आएगा। ठीक है, अब ये ऊपर क्या दिया रहता है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ लेटिंग एंड रेंट ऑफ एकोमोडेशन फॉर एक्सपीडियस ट्रायल ऑफ एविक्शन cases on ground of bona fide requirement of certain categories of landlord and generally to regulate and control eviction of tenants from accommodation and for the matter connected therewith or incidental thereto। तो किसी भी अधिनियम में, चाहे वो सेंट्रल का एक्ट हो, चाहे वो केंद्र सरकार का एक्ट हो, चाहे राज्य सरकार का एक्ट हो, किसी भी अधिनियम में एक आपको प्रियम्बल मिलती है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट दिया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रियम्बल, उद्देशिका। क्या बोलते हैं, उद्देशिका। आपने अगर भारतीय संविधान पढ़ा हो, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ा हो, तो वहां पे भी आपको प्रियम्बल दी गई है। ठीक है, हर एक्ट में, संविधान हो या कोई भी साधारण लॉ हो, चाहे केंद्र का हो राज्य का, उसमें उद्देश्य का प्रियम्बल दी जाती है। उद्देश्य का प्रियम्बल का लिखने का पर्पज समझना होगा पहले, क्यों लिखी जाती है भाई, हर एक्ट में क्या जरूरत है आपको प्रियम्बल लिखने की, उद्देश्य का। तो ये वो 4 लाइन में हो या 40 लाइन में हो, ये वो चीज बताती है, वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करती है कि ये लॉ क्यों बनाया गया, इसको इनेक्ट करने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो ये क्या बताती है, दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा, लैंग्वेज का इशू नहीं रहेगा बिल्कुल भी, मैंने डिगलॉट में करवाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो हिंदी में ही पढ़ देता हूं कि भाई क्यों बनाई गई। तो क्लियर लिखा है, स्थानों के भाड़े पर दिए जाने, मतलब जो मकान दुकान जो होते हैं हम किराए पे उठाते हैं, उसको किराए पे दिए जाने तथा उनके भाड़े का विनियमन और नियंत्रण करने के, रेगुलेशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भूस्वामियों के कतिपय प्रवर्गों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली के मामलों में शीघ्र विचारण के लिए और साधारणतः स्थानों से अविधारियों की बेदखली का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए और उनसे संसक्त और अनुसक्त अन्य विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम है। क्यों बनाया गया है कि भाई किराएदारों के बीच में जो विवाद है, किराए पे कैसे उठाया जाएगा, कैसे कंट्रोल होगा, मकान मालिक को कैसे कंट्रोल करना है, वो सब चीजों के लिए ये लॉ हमने बनाया है। ठीक है, तो जब भी हम अंदर जब जाते हैं एक्ट में, और जब भी हमें किसी भी प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन में डिस्प्यूट आता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई एक्चुअल में ये किस ओर जाना चाहिए, मकान मालिक के फेवर में जाना चाहिए या किराएदार के फेवर में जाना चाहिए, तो हमेशा उद्देश्य का हेल्प करती है। संविधान में भी यही है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है। जब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन किसके फेवर में किया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको पर्पज पढ़ना चाहिए। किसी भी एक्ट में, किसी भी एक्ट में जब आपको नहीं समझ पा रहे, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, तो आप उसकी उद्देश्य का पढ़िए, आपको यह समझ में आ जाएगा कि भाई एक्ट क्यों बनाया है। ठीक है, तो ये एक्ट जनरली बनाया है किराएदारों के फेवर के लिए, मेन पर्पज इसका वो है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको ये 41 हो गया, ये समझ में आ गया आपको एक्ट नंबर। ठीक है, 30 दिसंबर 1961 ये प्रवक्त होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, प्रारंभिक, जिसको प्रिलिमिनरी बोलते हैं। तो पहला सेक्शन इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 है। ठीक है, नहीं आएगा क्वेश्चन। एक्सटेंड कहां करता है भाई, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये कि भाई एमपी का एक्ट है तो डेफिनेटली संपूर्ण मध्य प्रदेश पर ये लागू होता है। कहां होता है, पहली चीज तो इसने ये कह दी कि संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू, यानी इसको यूपी और छत्तीसगढ़ राजस्थान में तो लागू कर ही नहीं सकते आप, एमपी का। ये लाइन यहां से इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहती है, यह अधिनियम प्रथमतः उन क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा जो कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। क्या कहता है कि फर्स्टली तो वहां पे लागू होगा, वहां इन्फोर्स होगा जो कि शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। अब शेड्यूल 1 क्या है, तो आपके पास बेयर एक्ट अगर एमपी अकोमोडेशन का होगा तो आप उसमें देखिएगा लास्ट में दिया हुआ एक शेड्यूल दी हुई है। ठीक है, उस शेड्यूल में क्या है, एमपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं, उनके नाम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहता है कि फर्स्टली तो वहां एप्लीकेबल होगा जो फर्स्ट शेड्यूल में नाम दिए गए हैं, नगर पालिका क्षेत्र दिए हुए हैं। यह राज्य के अन्य क्षेत्रों में ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, तो वो अपनी 30 दिसंबर पहले ही हो चुकी है। ठीक है, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों तथा इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और तदुपरि प्रथम अनुसूची तदनुसार संशोधित हो सकेगी। ठीक है, क्या कहता है कि भाई पहली फर्स्टली तो वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, शेड्यूल 1 में लिस्ट दी है वहां हो जाएगा, और कहां हो सकता है भाई, उसके अलावा राज्य सरकार अगर कहीं और करना चाहे तो कर सकती है, एक नोटिफिकेशन निकालेगी और कहीं भी कर सकती है उसको।
एप्लीकेबल, इन्फोर्समेंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला यहां से क्या बना कि संपूर्ण मध्य प्रदेश पर होता है और फर्स्टली वहां पे अप्लाई होता है जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं, और इसके अलावा कहीं पे अगर चाहे तो राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन निकालेगी और हो सकती है। कब से होगा? तो भाई जो है 30 दिसंबर 1961 से लागू है। डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट डेट चाहे तो राज्य सरकार फिक्स कर सकती है, ठीक है। महादेव जी क्या कह रहे हैं, सर जी कितने लेक्चर लगेंगे? कितने लेक्चर लगेंगे? 1 लेक्चर ही रहेगा, इसमें तो एक ही रहेगा। देखो ऑनलाइन में ये 11 से 12 का 1 घंटे का लेक्चर रहता है, ठीक है। ऑनलाइन में 11 से 12 1 घंटे का लेक्चर रहता है, और ऑफलाइन में सुबह रहता है करीब 1.5 से 2 घंटे का रहता है, 1.5 से 2.25 घंटे का रहता है। मॉर्निंग में 9 बजे से रहती है वो क्लास, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक? क्लियर है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब किसी भी एक्ट में मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, ज्यादातर एक्ट में, ये नहीं कहूंगा सब में, ज्यादातर एक्ट में आपको जो डेफिनेशन क्लॉज मिलेगा ना वो मिलेगा सेक्शन 2 में। कुछ अपवाद भी एक्सेप्शन में, जैसे आपका टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, वहां पे सेक्शन 3 में डेफिनेशन दी गई है। बाकी जनरली आपको सेक्शन 2 में डेफिनेशन मिलती है, ठीक है। अब डेफिनेशन तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि डेफिनेशन की जरूरत क्यों होती है। किसी भी एक्ट में डेफिनेशन शुरू होने से पहले, एक्ट आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पहले उसमें क्या दिखेगा, भाई डेफिनेशन क्लॉज दिया रहता है। तो डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है, समझिए ध्यान से। पहली डेफिनेशन क्या दी गई है? स्थान की, एकोमोडेशन। पहली डेफिनेशन दी गई है अकोमोडेशन। अब ये इसलिए दी गई कि फ्यूचर जब डेफिनेशन क्लॉज जब बंद हो जाएगा तो सेक्शन 3 से जब आगे हम सेक्शन में जाएंगे तो कई जगह हमें ना वहां पे लिखा मिलेगा वर्ड स्थान, अकोमोडेशन। तो भाई अकोमोडेशन से मतलब क्या है? क्या क्या शामिल है एमपी अकोमोडेशन में? क्या क्या शामिल है एमपी अकोमोडेशन में, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो भाई हम जो है हर सेक्शन के साथ इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, हम जो है क्या करेंगे, यहीं पे देख लेंगे, एकोमोडेशन यहीं बता देंगे, फिर फ्यूचर में अंदर जहां जहां पे एकोमोडेशन वर्ड आया है उसका मतलब यही लगाया जाएगा जो यहाँ लिखा है। ऐसे ही भाई भूस्वामी से क्या मतलब है, लैंडलॉर्ड से क्या मतलब है, तो लैंडलॉर्ड आगे वर्ड आएगा, कई सेक्शन में लैंडलॉर्ड मिलेगा, तो भाई लैंडलॉर्ड में कौन कौन इंक्लूडेड है तो हम डेफिनेशन क्लॉज में पहले ही बता देंगे, ठीक है। तो आप क्या समझे कि भाई ये डेफिनेशन का मतलब ये रहता है कि फ्यूचर में जब अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शंस को तो उसके इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, हमें जरूरत पड़ती है डेफिनेशन क्लॉज की, ठीक है। इसलिए हमको डेफिनेशन क्लॉज पढ़ना पड़ता है। चलो अब पढ़ते हैं, मैं पूरी दोनों लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, पहले इंग्लिश में पढ़ाता हूं फिर हिंदी में। देखो अकोमोडेशन कहता है, अकोमोडेशन मींस एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। सबसे पहले हाईलाइट करिए आप लोग, बेरेक्ट अपने साथ में जरूर रखें, बेरेक्ट अपने साथ में जरूर रखते हैं तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो पहला है अकोमोडेशन मींस एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, चाहे कोई भवन या उसका कोई भाग, ठीक है, वेदर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल, ठीक है। सबसे पहले तो इतना ही समझो। तो भाई अकोमोडेशन से पहली चीज है, मतलब है कोई बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग या पार्ट देयर ऑफ, या तो बिल्डिंग या उसका कोई भी भाग, पार्ट हो सकता है। वेदर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल, चाहे वो नैवासिक हो या अनैवासिक हो। क्या? चाहे वो नैवासिक हो या अनैवासिक। अब नैवासिक क्या होता है, अनैवासिक क्या होता है, रेजिडेंशियल क्या होता है, नॉन रेजिडेंशियल क्या होता है? तो देखिए आपको मैं यहां समझा देता हूं साइड में। देखिए ये दुकान है आपकी, ठीक है, ये मकान है आपका, ठीक है। तो दुकान को आपने किराए पे उठाया, इसका मतलब आपने जो किराया उठाया है वो है रेजिडेंशियल पर्पज, यानी कि आप जो जिस बिल्डिंग को आप रहने के लिए यूज करते हो, खुद रहते हो, आपकी फैमिली के मेंबर्स रहते हैं, तो वो नैवासिक कहलाता है, रेजिडेंशियल पर्पज कहलाता है। और उसको आप बिजनेस के पर्पज के लिए यूज करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, कोई सा बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, कोई भी ऑफिस है, कुछ भी है, तो वो कहलाता है नॉन रेजिडेंशियल पर्पज, ठीक है। तो दो पर्पज समझिएगा, रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल, ठीक है। मतलब रहने के लिए यूज होता है वो रेजिडेंशियल, और दुकान वगैरह के लिए, व्यवसाय बिजनेस के लिए उपयोग होता है वो नॉन रेजिडेंशियल, यानी कि अनिवासी होता है, ठीक है। तो अकोमोडेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है, एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, चाहे वो नैवासिक हो या अनैवासिक, ठीक है। एंड इंक्लूड्स, और इसमें क्या क्या शामिल है,
एनी लैंड विच इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। यहां से क्वेश्चन आता ही है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन यहां से आता ही है। तो इसका एक्सेप्शन है, ये सारी चीजें जो है ना ये इंक्लूडेड हैं, ये इंक्लूडेड हैं एकोमोडेशन की डेफिनेशन। लेकिन पहला पॉइंट कहता है कि इंक्लूडेड नहीं है। क्या नहीं है? इनडायरेक्ट वे में लिखा है एनी लैंड विच इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। इसका मतलब हर लैंड है, हर लैंड को इसमें माना जाता है, हर प्रकार की भूमि इसमें आती है। लेकिन इसमें क्या नहीं आता? जो भूमि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होती है, विच इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। इट मींस कृषि के, हिंदी में भी देख लो आप, कृषिक प्रयोजनों के लिए जो उपयोग में लाई जाती है वो उपयोग में नहीं आती। ठीक है, कृषि प्रयोजनों के लिए जो भूमि लाई जाती है उस पे एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है। वो एकोमोडेशन की डेफिनेशन क्यों नहीं होता? तो फिर भाई एग्रीकल्चर लैंड के लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने एमपी एलआरसी, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 बना रखी है। तो भाई कृषि प्रयोजनों लैंड पर्पज के लिए यूज होती है, उसके लिए हमें अलर्ट बना, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो सबसे पहली चीज क्या समझ आई कि एकोमोडेशन वर्ड में जो भूमि ऐसी है कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में आती है वो नहीं आता, एकोमोडेशन में वो भूमि नहीं आती। ठीक है, पहली चीज माइंड में बैठा लो, ये नहीं आता। और बाकी पूरी लैंड आती है। ठीक है, लैंड आती। और दूसरी चीज क्या है? ऐसे भवन या भवन के भाग से अनुलग्न अटैच्ड उद्यान, मैदान, गैराज, उपग्रह, आउट हाउस यदि कोई हो। ठीक है, जो लैंड है, जो बिल्डिंग है, उससे अटैच्ड कोई भी आपका, देखो इंग्लिश में देख लो क्या क्या है, गार्डन है भाई, कई बार बिल्डिंग के साथ गार्डन होते हैं, कुछ ओपन ग्राउंड्स होते हैं उसके साथ अटैच, गैरेजेस होते हैं, आउट हाउसेस। आउट हाउसेस होता है कि घर के अंदर एक छोटा सा घर होता है। कई बार आपने देखा है कि बहुत बड़ी एक, ये हमने बहुत बड़ा एक मल्टी, एक बहुत बड़ा एक कह सकते हो बंगलो बनाया है, एक बिल्डिंग बनाई है। ठीक है, बीच में आपका ये रास्ता आया। ठीक है, ये आपका जो मेन गेट है वो यहाँ पर है, मेन गेट आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपने बीच में छोटे छोटे 2 रूम निकाल रखे हैं, किस पर्पज के लिए? आपने वही कोई गेस्ट आते हैं उनको रुकवाने के लिए बना रखा है, या आपने सोचा कि भाई हमारे जो एम्प्लॉइज वगैरह हैं वो लोग इसमें यूज करते रहेंगे। तो ये आउट हाउस होता है, उप मतलब गृह के अंदर छोटा सा जो कोई गृह है तो वो भी इसमें आता है। ठीक है, तो वर्ड एकोमोडेशन में स्थान में क्या क्या शामिल है आपका? गार्डन हो गया, ग्राउंड हो गया, गैरेज हो गए, आउट हाउस हो गए। इफ एनी अपरेंटेंट टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, उससे संलग्न जुड़े हुए, ऐसे भवन से जो जुड़े हुए हैं, जो संलग्न है, वो इसमें आता है। ठीक है, पहली चीज। अब नेक्स्ट जो चीज आप हाईलाइट करोगे, फिटिंग वर्ड को हाईलाइट करोगे। फिटिंग, एनी फिटिंग क्या कहता है? कोई ऐसी फिटिंग जो ऐसे भवन या भवन के भाग से अधिक लाभप्रद उपयोग के लिए उसमें लगाई गई है। कोई भी फिटिंग है ना, लाइट फिटिंग है ना, कोई नल फिटिंग है। अब ऐसा थोड़ी कि मकान मालिक जब किराए पे उठाएगा तो अपनी लाइट की फिटिंग को उखाड़ लेगा या अपने पानी की पाइपलाइन को निकाल लेगा, है ना। तो क्या कहता है? कोई फिटिंग जो भवन या भवन के भाग के अधिक लाभप्रद उपयोग, उसमें कोई भी ऐसी फिटिंग जो उसके बेनिफिशियल यूज के लिए उसमें अटैच की गई है, लगाई गई है, वो भी आपका किस में आता है? वो भी एकोमोडेशन डेफिनेशन में आता है। सेकंड थिंग है ऐसा फर्नीचर, एनी फर्नीचर, कोई ऐसा फर्नीचर जो ऐसे भवन या भवन के भाग में उपयोग लाए जाने के लिए भूस्वामी द्वारा दिया गया हो। अगर कई बार क्या होता है, आपने जब आप किराए से मकान देखने जाते हैं तो आपको 2 तरीके के मकान मिलते हैं। ठीक है, फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड। आपने देखा होगा 1 BHK आप देखते हैं, 1 RK देखते हैं, फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड। तो ये कहता है अगर फर्निश्ड है, मकान मालिक ने आपको फर्नीचर भी उसके साथ में दिया है, काय के लिए? उस बिल्डिंग के बेटर यूज के लिए, अच्छा यूज करने के लिए, तो वो फर्नीचर भी अकोमोडेशन है, वो फर्नीचर भी अकोमोडेशन है। ठीक है, देखो एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड ने आपको दिया है फॉर यूज इन सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा है सर, जूम। सॉरी, ये जूम नहीं हो पाएगा, ये एक्चुअली स्कैन्ड कॉपी है तो ये जूम तो नहीं हो पाएगा। आज आप लोग एडजस्ट कर लो। ठीक है, कल मैं इसको टाइप करवा लूंगा। ठीक है, जब ये टाइप्ड कॉपी रहेगी ना तब ये जूम हो जाएगा। ठीक है, अभी ये स्कैन कॉपी है तो ये एक्चुअली स्कैन की हुई है ना, तो जूम नहीं होगा, सॉरी, है ना। आज एडजस्ट कर, मैं बोल बोल के बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बाकी आप लोग अपना बेरेक्ट रख लीजिए, है ना। कल से जूम हो जाएगा पक्का।
है ना, मैं कल से इसको टाइप करवा लूंगा तो हो जाएगा, है ना। आज मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग बेरेट सामने रख लो अपने। चलो, तो एकोमोडेशन की डेफिनेशन जो है कंप्लीट हुई। तो एकोमोडेशन की डेफिनेशन में आपको क्या क्या समझ में आया कि भाई क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो कहता है कोई भी भवन, कोई एनी बिल्डिंग और उसका पार्ट, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग या उसका पार्ट जो काय के लिए यूज होता है, रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल, नेवासिक या अनेवासिक के लिए यूज होता है। और उसमें क्या शामिल है, और उसमें शामिल है भाई एनी लैंड, कोई भी लैंड है शामिल है, लेकिन शामिल क्या नहीं है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि शामिल क्या नहीं है। तो एग्रीकल्चर लैंड शामिल नहीं है। विच लैंड यूजेस फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, जो भूमि एग्रीकल्चर यूज वो शामिल नहीं है। बेरेट के पास में लिख लेना कि कृषि भूमि शामिल नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। फिर क्या शामिल है, गार्डन शामिल है, ग्राउंड शामिल है, गैरेज शामिल है, आउट हाउस शामिल है जो उसके साथ अटैच है, फिटिंग, कोई भी फिटिंग उसमें लाइट फिटिंग, नल फिटिंग वो शामिल है, और एनी फर्नीचर भी शामिल है जो कि आपके लैंडलॉर्ड ने आपको प्रोवाइड किया है कि भाई आप उसको यूज कर पाओ, ठीक है। तो ये सारे चीजें एकोमोडेशन की डेफिनेशन में आती है। क्लियर है, बताइए। अकोमोडेशन की डेफिनेशन में अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो बताइए। नहीं है तो क्लियर लिख दो एक बार। क्लियर है सर, प्लीज। डाउट है तो आप पूछिए, एनी डाउट, सर ये समझ नहीं आया। और अगर नहीं है तो कुछ क्लियर लिखने का कष्ट करें, इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी, ठीक है। अकोमोडेशन की डेफिनेशन हो गई। चलो, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, मत लिखो, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। आप नहीं लिखोगे मैं तो तब भी पढ़ाऊंगा। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन पे। हिंदी में इसको बोलते हैं भूस्वामी। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं भूस्वामी, लैंडलॉर्ड, ठीक है। क्लियर सर, थैंक यू अवधेश जी। चलो, लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ये कहता है लैंडलॉर्ड मींस, देखो भूस्वामी वर्ड आएगा आगे तो भूस्वामी से मतलब क्या लगा जाएगा। तो लैंडलॉर्ड मींस अ पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज रिसीविंग, वर्ड हाईलाइट करते चलना, इज रिसीविंग, रिसीव कर रहा है, और इज एंटाइटल टू रिसीव, या फिर रिसीव करने का, प्राप्त करने का अधिकारी है। द रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट, ओन अकाउंट, और ऑन अकाउंट ऑफ, और ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है। रिसीव कर रहा है या रिसीव करने का हकदार है, ठीक है, किसके लिए, और हिज ओन अकाउंट, खुद के लिए, खुद के बिहाफ, ऑन अकाउंट ऑफ और बिहाफ ऑफ, किसी और के लिए या किसी और के फायदे के लिए, ठीक है। एनी अदर पर्सन, किसी अदर के लिए, और एज अ ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन और हु वुड सो रिसीव द रेंट or be entitled to receive the rent if the accommodation were let to a tenant and includes, ये includes यहां से क्वेश्चन बनता है, and includes every person not being a tenant who from time to time derives title under a landlord, ठीक है। हिंदी में भी देख लो, भूस्वामी से विपरीत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थान का भाड़ा चाहे अपने स्वयं के लेखे, खुद के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लेखे, अन्य व्यक्ति के लेखे किसी और के लिए, उसकी ओर से किसी और के फायदे, किसी और के की तरफ से उसके फायदे के लिए, किसी और के फायदे के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के न्यासी, संरक्षक या रिसीवर, या किसी अदर पर्सन का वो क्या है, ट्रस्टी है, गार्जियन है, गार्जियन आते हैं ना, कोर्ट अपॉइंट कर देता है, गार्जियन है, ठीक है, या फिर रिसीवर है, रिसीवर कोर्ट अपॉइंट करता है ना, किसी का रिसीवर अपॉइंट कर देता है कोर्ट, ठीक है, की हैसियत से तत्समय प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है। अब कितना समझ लो पहले कि कोई व्यक्ति, बट क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्लीज वन एग्जांपल, कौन कह रहा है ये,
हाँ भगवान जी, मैं बता रहा हूँ ना क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि भाई किस में बताऊं, एकोमोडेशन में बताऊं। एकोमोडेशन में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई स्थान में सम्मिलित नहीं है। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2A में परिभाषित स्थान शब्द में सम्मिलित नहीं है। और 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा कोई भवन या भवन का भाग सम्मिलित है। दूसरा ऑप्शन होगा कोई फिटिंग जो उसमें लगाई गई है सम्मिलित है। तीसरा ऑप्शन होगा कोई फर्नीचर उसके फायदे के लिए दिया है सम्मिलित है। चौथा ऑप्शन होगा कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि। तो आपको आंसर कौन सा लगाना है? डी, कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि इसमें शामिल नहीं है। ऐसे आएंगे क्वेश्चंस। क्लियर भगवान सिंह जी? चलो, तो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी स्थान का भाड़ा चाहे अपने लिए, किसी अन्य के लिए, अन्य के फायदे के लिए प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, या जो किसी अविधारी को स्थान भाड़े पर दिए जाने की दशा में भाड़ा इस प्रकार प्राप्त करेगा। मतलब ये हो सकता है कि आज वो मकान खाली हो, कल अगर वो किराए पे उठेगा तो जो भाड़ा प्राप्त करेगा, जो रेंट को रिसीव करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा, और उसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा व्यक्ति आता है जो अविधारी ना हो। भाई अविधारी तो अविधारी है, वो तो टेनेंट है, उसको हम लैंडलॉर्ड कैसे मान सकते हैं? उसको भूस्वामी नहीं मान सकते। समय समय पर किसी भूस्वामी के अधीन हक प्राप्त करे, मतलब टाइमली कभी कभी अगर ऐसा होता है कि भाई वो व्यक्ति भूमि स्वामी जो है उस भूमि स्वामी की डेथ हो गई है ना, लैंडलॉर्ड की डेथ हो गई, तो उसके बेटे को राइट्स मिल जाएंगे, या प्रॉपर्टी सेल हो गई तो कोई और ओनर हो जाएगा, तो वो व्यक्ति फिर लैंडलॉर्ड हो जाएगा, है ना। यानी कि भूमि स्वामी के अधीन जो हक प्राप्त कर रहा है वो भी इसमें आता है। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन क्लियर। एक बार और उसको सरल शब्दों में कर देता हूं। एक लाइन में अगर मैं आपसे कह दूं तो लैंडलॉर्ड कौन है? जो किसी स्थान का किराया प्राप्त करता है, रिसीव करता है या रिसीव करने का हकदार है, चाहे खुद के लिए, चाहे किसी अन्य के लिए, अन्य के ट्रस्टी के तौर पे, गार्जियन के तौर पे, या रिसीवर के तौर पे, किसी भी तरीके से प्राप्त करता है या करने का हकदार है, वही भूमि स्वामी है, वही लैंडलॉर्ड है। और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो फ्यूचर में भूमि स्वामी के अधीन उसे हक अगर मिलते हैं, उस प्रॉपर्टी में टाइटल अगर ट्रांसफर हो जाता है या किसी भी तरीके से किसी और में चला जाता है, तो वो पर्सन भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आता है। क्लियर? ये दोनों डेफिनेशन क्लियर। मैं आगे तभी बढ़ता हूं जब क्लियर का रिस्पॉन्स मुझे मिल जाता है। जी वेरी गुड भगवान जी, ये बहुत ही अच्छी बात की। महादेव जी वेरी गुड। ऐसे क्लियर लिखते चलेंगे ना तो मुझको पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आएगा। चलिए लेट्स मूव अहेड। चलो, अब जो डेफिनेशन हमारे सामने हमको दिख रही है सी में हो सकता है कि आपको ना दिख रही हो, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आज आप एडजस्ट कर लो, कल आपकी समस्या का समाधान 100% हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो मैं क्या कह रहा था, नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आई है वो क्या है? लॉफुल इंक्रीज मीन्स एन इंक्रीज इन रेंट परमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। हिंदी में भी पढ़ा देता हूं, क्या है? विधिपूर्ण वृद्धि से विपरीत है भाड़े में कोई ऐसी वृद्धि जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात की गई है। वर्ड क्या यूज हुआ है? विधिपूर्ण। लॉफुल इंक्रीज कैसा होना चाहिए? लॉफुल। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपने मकान मालिक ने जब मन किया कि आज जो है ये किराया 5,000 रुपए, अगले महीने से आप जब किराया देने गए तो वो आपसे बोलता है कि भैया ऐसा है कि किराया लगेगा अब 7,000 रुपए, तो क्या ये लॉफुल है? क्या ये वृद्धि विधिपूर्ण है, लॉफुल है? बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। तो फिर लॉफुल कौन सी है? इसके लिए आगे प्रोविजन आपको मिलेंगे। सेक्शन 8 जो है आपको ये बताएगा कि विधिपूर्ण वृद्धि लॉफुल इंक्रीज कौन सा है। ठीक है, तो यहां तो सिर्फ इतना लिखा है विधिपूर्ण वृद्धि से विपरीत है भाड़े में कोई ऐसी वृद्धि जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात की। मतलब लॉ ने जिसको अलाउ किया है, इस एक्ट ने जिस इंक्रीज को, वृद्धि को अलाउ किया है, वो विधिपूर्ण वृद्धि कहलाती है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो तो लीज है। लीज इंक्लूड्स अ सब लीज। पट्टा के अंतर्गत उप पट्टा आता है, लीज में सब लीज भी इंक्लूडेड है। पट्टा से मतलब क्या जानते हैं आप? जानते हो लीज पे उठाई जाती है, किराए पे उठाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है पट्टा से मतलब उप पट्टा भी आता है। मतलब कहने का मतलब ये देखो, ए ने बी को ये उसका घर जो है किराए पे उठा दिया। ठीक है, इसमें जो है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 7-8 कमरे हैं। ठीक है, अब जो है बी को इसमें से सिर्फ 6 कमरे की आवश्यकता लग रही है, 2-3 कमरे उसके खाली रह जाते हैं।
तो वो क्या कर सकता है भाई, वो क्या कर सकता है, उप किराए पे उठा सकता है, सब टेनेंसी कर सकता है उसकी, है ना, क्या कर सकता है, कोई और किराएदार वो चाहे तो रख सकता है। लेकिन ये भी कैसा होना चाहिए, ये इसकी पूरी प्रोसेस दी गई है, सेक्शन आपका 14, 15 एंड 16 ऑफ दिस एक्ट, ये आपको बताएगा कि उप किराए पे दे तो सकते हो, सब लीज कर तो सकते हो, लेकिन कैसे करोगे, एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, वो तरीका फॉलो करने के बाद ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर। तो भाई विधि या पट्टा के अंतर्गत, पट्टा मतलब जहां पे वर्ड लीज होगा, पूरे एक्ट में वर्ड अगर लीज कहीं यूज हुआ है या उपपट्टा अगर लीज हुआ है तो ये माना जाएगा कि उस वर्ड में उपपट्टा भी इंक्लूडेड है। ठीक है, क्या माना जाएगा कि उसमें उपपट्टा भी इंक्लूडेड है। ठीक है, समझ रहे हैं, उपपट्टा भी इंक्लूडेड माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, जहां भी डाउट आए बिल्कुल बताइएगा। अब क्वेश्चन, अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है, मेंबर ऑफ द फैमिली, कुटुंब का सदस्य। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ रही है आपके पास, मेंबर ऑफ द फैमिली। तो पढ़िएगा, पहले डेफिनेशन पढ़ो, फिर ये समझना कि ये हमने पढ़ा क्यों, जरूरत क्या पड़ेगी इसकी। तो इन एनी केस ऑफ एनी पर्सन मींस द स्पाउस, स्पाउस तो जानते होगे ना, पति पत्नी, सन, unmarried daughter, father, grandfather, mother, grandmother, brother, unmarried sister, paternal uncle's wife, widow, brothers, brother's son, unmarried daughter, living jointly or any other dependent on him। क्या कहता है, any other person dependent on him। हिंदी में भी पढ़ लेंगे अपन, हिंदी में एक वर्ड आपको दिखाई देगा, कुटुंब का सदस्य। क्या है हिंदी में वर्ड, कुटुंब का सदस्य। ठीक है, अब कुटुंब का सदस्य की भाई जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों हमको पढ़ना है कुटुंब का सदस्य, एमपी एकोमोडेशन, हमको क्या जरूरत पड़ गई कुटुंब के सदस्य की। तो भाई देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई कि इसमें जब जो निष्कासन के आधार दिए गए हैं, निष्कासन के जो आधार हैं, धारा 12 में निष्कासन के आधार दिए गए, मतलब उन ग्राउंड्स पे जो ऐसे ग्राउंड दिए गए 16 जिनमें के क्या किया जा सकता है कि कोई मकान मालिक अपने किराएदार को खाली करवा सकता है। तो उसमें 12(1)(e) एक ग्राउंड है, धारा 12 उपधारा 1 का ई, ये क्या कहता है, ठीक है, ई और एफ दोनों ही है। ठीक है, तो ये कहता है कुटुंब के किसी सदस्य के लिए, वहां पे लिखा है कि उसको उस स्थान की आवश्यकता काय के लिए है, किस फैमिली, उसके किसी फैमिली मेंबर के लिए, किसी उसको मकान खाली करवाना है, किसी कोई फैमिली मेंबर उसमें रहेगा या कोई काम करेगा। तो भाई कुटुंब के सदस्य की डेफिनेशन हमको पढ़नी इसलिए पड़ गई कि अब हम किसको कुटुंब का सदस्य मान लेंगे, मामा चाचा फूफा ताया कोई भी मान लेंगे क्या। भाई मकान मालिक कहता है कि मेरे फूफा के बेटे को जरूरत है इस घर में रहने की, तो क्या उस ग्राउंड पे आप खाली करवा सकते हो, क्या नहीं करवा सकते। तो फिर किन के लिए खाली करवा सकते हो, ये जो लिस्ट दी गई है सिर्फ इनके लिए आप खाली करवा सकते हो मकान, इसके अलावा किसी और के लिए आप लेके आओगे, आपका सूट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन ये आपको 2 नंबर में, 4 नंबर में मेंस में भी पूछी जा सकती है, शॉर्ट नोट में 4 नंबर में मेंस में पूछी जा सकती है, पूछी गई है मेंस एग्जाम में, और प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आता ही है। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आएगा यही बता देता हूं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, इनमें से 3 कोई से रिश्ते उठा लेगा और साथ में लिख देगा बुआ का बेटा, मामा का बेटी, तो कहेगा कुटुंब के सदस्य में कौन शामिल नहीं है, आपको वो पिक करना है, वो पकड़ना है। सर प्लीज थोड़ा सा शॉर्ट नोट भी करवा दीजिए। हाँ शॉर्ट नोट भी करवाएंगे, सब करवाएंगे। शॉर्ट नोट देखिए ना, शॉर्ट नोट क्या होता है, क्या होता है, देखो शॉर्ट नोट क्या होता है, ये जब रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन तो मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट में क्या होता है कि मेरा ये फंडा है कि मैं 2 टाइप के नोट्स बनवाता हूँ क्लास के साथ में। ठीक है, मैं जो है 2 टाइप के नोट्स बनवाता हूँ। जो मेरे ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके 2 टाइप के नोट्स रेगुलर चल रहे हैं, एकोमोडेशन का आज कंप्लीट का रेगुलर नोट चल रहे हैं। उसमें क्या रहता है, मैं 2 टाइप के नोट बनवाता हूँ। भाई मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया 1 लाइन में लिख लो। ठीक है, मैं ये भी क्लियर आपको बताऊंगा कि भाई किस सेक्शन में से कहां से एमसीक्यूज पिक होते हैं, कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और अगर उस क्वेश्चन से, उस पर्टिकुलर एक्ट से अगर मेंस में क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, और आपको कैसे आंसर फ्रेम करना है, लिखना है, ये मैं सब बताता हूं, सब बताऊंगा। ठीक है, तो 2 टाइप के नोट्स में अपनी क्लास में बनवाता हूं। पहला नोट्स जो मेरा चलता है वो प्रीलिम्स के लिए यूजफुल होता है, 1 लाइनर नोट्स होता है, प्रीलिम्स में यूज होता है।
और दूसरे टाइप के नोट में आपको बनवाता हूं मेंस के आंसर राइटिंग, आंसर फ्रेमिंग, उसमें आपको और नोट्स में आपसे बनवाता हूं। तो आपकी मेहनत ही हमेशा, ये बात आप ध्यान रखिए, कहीं किसी कोचिंग वाले से अगर आपको मार्केट में 10 तरीके के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, वो आपका सिलेक्शन नहीं करवाते हैं, वो आपको बेनिफिशियल कहीं से नहीं होते हैं। खुद से जब मेहनत करके आप नोट्स तैयार करते हैं ना, तो वो आपको मेंस में आपके रामबाण का काम करते हैं। क्लियर? चलो, मैं कुटुंब की डेफिनेशन पढ़ रहा था। कुटुंब का सदस्य क्या है? तो किसी व्यक्ति के साथ विपरीत है पति या पत्नी, मतलब समझ रहे हैं ना, पहले ही बता दिया मैंने, पति पत्नी के लिए खाली करवा सकता है। और पुत्र, अविवाहित पुत्री हो सकती है। पिता के लिए माता पिता, मातामह मत पितामह मातामह जानते हैं, पितामह मतलब दादाजी, मातामह मतलब दादी माताजी, पितामही मतलब नानी नाना, और मातामही मतलब नानी भाई। अविवाहित बहन, यहां से क्वेश्चन बना देगा, यहां से क्वेश्चन बना देगा। कैसे? अविवाहित की जगह क्या लिख देगा? विवाहित बहन। तो विवाहित बहन के लिए खाली नहीं करवा सकता मकान, अविवाहित के लिए करवा सकता है। चाचा के लिए करवा सकता है क्या? करवा सकता है। चाचा की पत्नी के लिए यस, चाचा की विधवा के लिए यस, भाई के पुत्र के लिए करवा सकता है यस, भाई की अविवाहित पुत्री, भाई की पुत्री लेकिन अविवाहित, जो उसके साथ संयुक्त रूप से निवास करते हैं। इनमें इनमें शर्त एक ये भी है, ये ऐसा नहीं कि अलग ही रह रहे हैं 10-20 साल से, इनमें से जो उनके साथ संयुक्त रूप से निवास करते हो या कोई अन्य नातेदार जो उस पर आश्रित हो। अगर कोई डिपेंडेंट है, कई बार आपने देखा होगा है ना, अक्सर गांव में जो फैमिलीज रहती हैं, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई रिलेटिव है ना, गांव में वो रहते हैं, गांव का एक परिवार है, तो उनका कोई एक घर का मेंबर शहर में रहने लग जाता है, सिटी में रहने लग जाता है, तो वो क्या उम्मीद करता है कि भाई हमारे इस बेटे को, बड़े बेटे को, बड़ी बेटी को ले जाओ और आप शहर में रह के उसकी पढ़ाई करवा देना। तो उसको भी अगर आप लेके आ गए, या फिर कोई आपने किसी बच्चे को शुरू से पाल पोस के बड़ा किया है, यानी कि किसी, या फिर कोई बुजुर्ग है, किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति जो कि आप पे डिपेंडेंट है, आप पे आश्रित अगर है, तो उसके लिए भी आप मकान को खाली करवा सकते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर? कुटुंब के सदस्य तक में कोई डेफिनेशन में कोई भी डाउट? डेफिनेशन बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी आपके, अगर ध्यान से सुनते रहेंगे तो। ठीक है? और वीडियो तो आपको अवेलेबल हो ही जाता है, अगर ऐप पे भी रहता है तो आपको बाद में मिल जाता है, आप बाद में बार बार देख सकते हैं। ठीक है? चलो, अब जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आरसीए। क्या बोलते हैं? आरसीए, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मींस एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 28। सिर्फ इतना बता दिया कि भाई धारा 28 में, धारा 28 में जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, अधिकारी नियुक्त किया जाता है, उसे ही हम भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नियुक्त किया जाता है धारा 28 में, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कहते हैं। तो इसमें तो डेफिनेशन बता ही नहीं कि भाई आरसीए कौन होगा, कि भाई आप जो है सेक्शन 28 में जाके देखो। तो जब हम 28 पे जाएंगे तब हम देखेंगे डिप्टी कलेक्टर पद श्रेणी का एक अधिकारी होता है, डिप्टी कलेक्टर की इक्विवेलेंट रैंक का एक अधिकारी होता है, उसे आरसीए की पोस्ट दे दी जाती है। ठीक है? क्लियर? चलो, द नेक्स्ट इज रिपील्ड एक्ट। रिपील्ड एक्ट, निरसित अधिनियम बोलते हैं। देखिए, अब एमपी अकोमोडेशन रेंट कंट्रोल एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं, 1961। तो भाई ये पहला लॉ नहीं है, ये हो सकता था कि पहला है, लेकिन इससे पहले भी कोई लॉ था। तो कहता है कि वो लॉ कौन सा था? तो वो लॉ था मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955। रिपील अंडर सेक्शन, उसको रिपील किसने किया? इस एक्ट के धारा 51 है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, भाई रिपील एक्ट से क्या मतलब है? तो रिपील एक्ट से मतलब है जो मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1950, 1955 का जो एक्ट था, इस एक्ट से पहले जो एग्जिस्टेंस में एक्ट था उसे बोलते हैं रिपील्ड एक्ट। तो यहां से क्वेश्चन पूछ, सिर्फ नाम पूछेगा, एक्ट का नाम वही है, ईयर अलग है। अभी 1961 वाला पढ़ रहे हैं हम, इससे पहले जो था 1955 वाला था। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है स्टैंडर्ड रेंट। क्या है? मानक भाड़ा बोलते हैं इसको हिंदी में, मानक भाड़ा, स्टैंडर्ड रेंट। इन रिलेशन टू एनी अकोमोडेशन मींस स्टैंडर्ड रेंट referred to in section 17 or where the standard rent has been increased under section
8 सच इंक्रीज रेंट। तो इसमें सिर्फ इसने क्या बता दिया कि भाई मानक भाड़ा से विपरीत है धारा 7 में निर्दिष्ट किया गया मानक भाड़ा, या जहां मानक भाड़ा धारा 8 के अधीन बढ़ा दिया गया है, लॉफुल इंक्रीज है, वहां ऐसा बढ़ा हुआ मानक भाड़ा। तो भाई स्टैंडर्ड रेंट क्या है, मानक भाड़ा क्या है, जो 7 में डिसाइड किया, 7 में निर्दिष्ट हुआ वो, और अगर 8 में बढ़ा दिया गया है तो वो, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट, मानक भाड़ा। इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 7 में, और डिटेल में बताया गया है कि मानक भाड़ा क्या होगा। इज इट क्लियर? मानक भाड़ा, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है, मानक भाड़ा कहां डिफाइंड है, तो धारा 2 के खंड जा में डिफाइंड है, धारा 2 के खंड जा में डिफाइंड है, सेक्शन 2 के क्लॉज एच में डिफाइंड है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, मैं आपको सब बताता चलूंगा सेक्शंस में से। क्लियर? लास्ट डेफिनेशन, टेनेंट। टेनेंट मतलब किराएदार। भाई दो लोग ही तो मेन हीरो हैं इस एक्ट में, एक मकान मालिक, दूसरा किराएदार, और तीसरा आप आरसीए मान लो, आरसीए थोड़े काम करता है, लेकिन मेन हीरो तो, मेन पार्टी तो वही है। क्लियर? चलो वेरी गुड। टेनेंट पढ़ लेते हैं। मीन्स अ पर्सन बाय होम और ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ द रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन इज but for a contract express or implied would be payable for any accommodation and includes any person occupying the accommodation as a subtenant and also any person continuing in possession after the termination of his his tenancy, ठीक है, whether before or after the commencement of the question बनेगा यहां से, but ये इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन, but shall not include any person against whom any order or decree for eviction has been made। मतलब कौन शामिल नहीं है किराएदार में, जिस मतलब किराएदारी खत्म होने के बाद भी कब्जे में है, वो भी शामिल है। कौन नहीं है, क्वेश्चन आएगा कि कौन नहीं है, जिसके अगेंस्ट में भाई कोर्ट से होगी डिक्री ऑर्डर कि आपको निकाला जाता है, 2 महीने के अंदर आपको मकान खाली करना है, फिर भी वो खाली नहीं करता है, तो वो टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो कौन कौन आता है, जिसके द्वारा, जिसके लेके, जिसकी ओर से किसी स्थान का भाड़ा दे, जो भाड़ा देता है, जो किराया देता है, वो किराएदार माना जाता है सरल शब्दों में, या किसी अव्यक्त विवक्षित संविदा के ना होने की दशा में दे होता। अगर कोई एक्सप्रेस हमारे पास एग्रीमेंट नहीं तो कौन देता किराया, जो किराया देता है वो किराएदार है, जो किराया लेता है वो मकान मालिक है। सिंपल लैंग्वेज तो ये है, ठीक है। और उसके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आता है, कौन आता है, तो भाई क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्या अवेदारी, जो वर्ड जो यहां लिखा है टेनेंट, क्या उसमें सब टेनेंट भी शामिल है? यस शामिल है, उपअवेदारी को भी माना जाता है। तथा कोई ऐसा व्यक्ति आता है, उसके अंतर्गत आता है जो अपनी अवेदती का पर्यवसान हो जाने के पश्चात भी, अधिनियम प्रारंभ होने के पूर्व पश्चात उसके कब्जा बनाए रखे हुए, मतलब जो कब्जा, मतलब जिसके अगेंस्ट में भाई 11 महीने की हमारी टेनेंसी थी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 11 महीने का, कि भाई 11 महीने में हम जो है उसको खाली कर देंगे। अब 11 महीने में अगर हो गया तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जो है जो उसके बाद भी कब्जा बनाए रखे हुए, 11 महीने बाद कब्जा बनाए रखे, तो वो भी मानेंगे, उसको भी हम किराएदार मानेंगे, लेकिन किसको नहीं मानेंगे, बस इतना, किसको नहीं मानेंगे, किंतु उसके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जिसके विरुद्ध बेदखली के लिए कोई आदेश या डिक्री दी गई हो, जिसके अगेंस्ट में कोर्ट ने ऑर्डर या डिक्री दे दिया है, तो वो इसमें नहीं आता है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट हो गया है, और ये आज का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, कल से नॉट कंफर्म बट मे बी कि यूट्यूब पे आपको क्लास ना मिले, कल से आप क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन बैच सुबह 9 बजे से, ऑनलाइन बैच एप्लीकेशन पर रहेगा 11 बजे से, दोनों कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आप लोग जो आपकी सुविधा अनुसार आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।